हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे संसद की तीसरी क्लास में लोकसभा के कार्यकाल, लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं, लोकसभा के सदस्यों का पद रिक्त होना और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। पिछली क्लासेज में हमने बात की थी संसद के बारे में, इंट्रोडक्शन, विधायिका व्यवस्थापिका क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विधायिकाओं में हमने अंतर किया था कि केंद्र में जैसे संसद होता है उसी प्रकार से राज्यों में एक विधानमंडल होता है। और उसके बाद में हमने संसद के बारे में भवन निर्माण की भी बात की, एडविन लुटियंस, और इस पूरे क्षेत्र को लुटियंस जोन क्यों कहा जाता है। और इस प्रकार से हमने आगे बात की थी लोकसभा के बारे में। लोकसभा में हमने उपनाम पढ़े थे, लोकसभा में सदस्यों की संख्या की बात की थी, लोकसभा में हमने सीटों का वितरण और उसके साथ साथ हमने बात कर ली थी लोकसभा में सदस्यों की महत्वपूर्ण तथ्य। आज हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करेंगे। चलिए तो हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। देखो, जब हम बात करते हैं कार्यकाल, कार्यकाल की जगह अगर ये शब्द आया हो पदावधि, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पदावधि कह दो या कार्यकाल कह दो, कार्य करने का काल यानी कि कितने समय तक वो पद पर काम करेगा। पदावधि, पद के ऊपर कितनी अवधि। इंग्लिश में कहें तो टर्म, या इसको कहेंगे टेन्योर। तो आप इसको टर्म कह सकते हो, आप इसे टेन्योर भी कह सकते हो। अब देखिए, लोकसभा के कार्यकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 83 में लिखा है, आर्टिकल 83 में लोकसभा के कार्यकाल के बारे में लिखा है कि 5 वर्ष के लिए लोकसभा गठित हो। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होगा? 5 वर्ष होगा। लेकिन ये जो 5 वर्ष है, ये कार्यकाल घट सकता है और बढ़ भी सकता है। ऐसी कौन सी वो परिस्थिति है जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से पहले ही खत्म हो जाता है? ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें लोकसभा 5 साल से भी ज्यादा समय तक रह सकती है? इन दोनों परिस्थितियों को हम समझने का प्रयास करेंगे। यहां आपको दिमाग में यह बात हमेशा क्लियर रखना है कि कार्यकाल लोकसभा का और लोकसभा के सदस्यों का, दोनों का होता है। लेकिन राज्यसभा में यह चीज एप्लीकेबल नहीं है। राज्यसभा में कार्यकाल केवल सदस्यों का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। चलिए, तो अब यहां पर जो 5 वर्ष मैंने लिखा है, ये 5 वर्ष का कार्यकाल किसका है? लोकसभा का। अगर यहीं पर मैं ये कहूं कि कार्यकाल 6 वर्ष, तो जैसे मैंने बोला कार्यकाल 6 वर्ष, तो यहां पर क्या आ जाएगा? राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, और लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। तो लोकसभा में कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा में 6 वर्ष। यहां पर भाषा का थोड़ा सा अंतर आपको नजर आएगा कि भाषा का अंतर यह होगा कि यहां पर लिखा है लोकसभा व सदस्य, लेकिन यहां पर लिखा है राज्यसभा सदस्य। यहां पर क्या लिखा है? राज्यसभा सदस्य। यहां पर राज्यसभा व सदस्य नहीं है, राज्यसभा के सदस्य। तो अगर आपको इसमें डाउट है तो मैं यहां पर लिख दूं के सदस्य। लोकसभा व सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, बस व और के का ध्यान रखना है आपको।
वह और किसका ध्यान रखना है? वह और के का ध्यान रखना है। लोकसभा का भी कार्यकाल 5 साल है, लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल कितना है? 5 साल। राज्यसभा में यह कार्यकाल राज्यसभा का नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का होता है। चलिए, तो ये एक एडिशनल बात थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी। यहां से ये एडिशनल बात हमने क्लियर, हम लोकसभा पढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल है। अब इस लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल के बारे में कुछ और बातें हम कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि 5 साल से पहले कार्यकाल घट सकेगा। अब यहां पर आपको एक परिस्थिति पता होना चाहिए, कौन सी वो परिस्थिति है जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से पहले खत्म हो जाता है। उस परिस्थिति का नाम है लोकसभा का भंग होना। नाम क्या है? लोकसभा का भंग होना या डिसोल्यूट होना। डिसोल्यूट होना, भंग होना, विघटन होना, ये सब एक ही शब्द है, इनके मीनिंग कोई अलग अलग नहीं है। भंग होने का मतलब यह है लोकसभा के कार्यकाल को खत्म कर देना। डिसोल्यूशन भी वही बात करता है, विघटन भी वही बात करता है। देखो, लोकसभा अगर भंग हो जाए, अब हम एक क्वेश्चन यहां से निकालते हैं कि संविधान के कौन से आर्टिकल में लोकसभा भंग होती है। तो आर्टिकल कौन सा है? 85। आर्टिकल कौन सा है? 85। आर्टिकल 83 में लोकसभा का कार्यकाल है। आर्टिकल 85 में लोकसभा के कार्यकाल को समाप्त भंग करने पर भी किया जा सकता है, का प्रावधान है। अब यहां पर आर्टिकल जो 83 है वो कह रहा है कि एक ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि इसका कार्यकाल बढ़ सकेगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है, बढ़ सकेगा। लोकसभा का कार्यकाल घट भी सकता है और लोकसभा का कार्यकाल बढ़ भी सकता है। अब यहां पर आपको यह समझना है कि बढ़ेगा कब, कौन सी ऐसी परिस्थिति देश में हो जाती है कि लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से ज्यादा कर दिया जाता है। तो उस परिस्थिति के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहां पर संविधान में अनुच्छेद आता है 352। अनुच्छेद कौन सा आता है? 352। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की हुई है। नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल बाहरी युद्ध के कारण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण, रिबेलियन के कारण, अगर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हुआ हो या दुश्मन ने भारत पर आक्रमण कर दिया हो, युद्ध जैसी स्थिति के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि आम चुनाव नहीं होगा। इस दौरान मैं आपको क्लियर कर दूं कि सरकार जो होती है उनका कार्यकाल भी बढ़ जाता है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों का कार्यकाल भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका कार्यकाल टिका हुआ है लोकसभा तक। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है तो सरकार भी 5 साल तक रहे। लोकसभा अगर 6 साल तक रहती तो सरकार भी, प्रधानमंत्री भी 6 साल तक रहेंगे। ठीक यही चीज राज्यों में भी लागू होती है। राज्यों में विधानसभा होती है और विधानसभा के साथ कार्यकाल जुड़ा होता है राज्य के मुख्यमंत्री का। तो राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो विधानसभा के कार्यकाल तक काम करते हैं। और जब देश में इमरजेंसी लगती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत,
ऐसी कंडीशन में संसद एक बिल पास करके, एक प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर साधारण बहुमत से इनका कार्यकाल 1 साल तक यानी कि 12 महीने बढ़ा सकती है लोकसभा का और राज्यों की विधानसभा का। और ये तब तक हो सकता है, हर साल आगे बढ़ाया जा सकता है जब तक कि देश में शांति स्थापित न हो गई हो, युद्ध समाप्त न हो गया। अनंत काल तक हम बढ़ा सकते हैं 1-1 साल के अंतराल से। लेकिन एक कंडीशन इसमें यह है कि अगर युद्ध समाप्त हो गया और इमरजेंसी खत्म हो गई तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव करवाना पड़ेगा, चाहे 1 साल के लिए कार्यकाल क्यों न बढ़ाया हो। चलिए, तो इतनी बात मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी लोकसभा का कार्यकाल कौन सी परिस्थिति में बढ़ सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दे दूं कि कभी ऐसा हुआ है क्या। तो मैं आपको बता दूं, भारत में 5वीं जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल 1975 में बढ़ा है और राजस्थान में उस समय 5वीं विधानसभा थी। राजस्थान में 5वीं विधानसभा और देश की 5वीं लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया है। क्यों? क्योंकि इस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी आंतरिक अशांति के कारण। इंदिरा गांधी सरकार के समय 1975 से 77 तक जो इमरजेंसी लगी थी, इसी दौरान ये लोकसभा और ये राजस्थान की विधानसभा कार्यरत थी और इनके आम चुनाव बीच में आगे थे। सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा था लेकिन इमरजेंसी लगी हुई थी, तो संसद ने बिल पास करके इनके कार्यकाल को पोस्टपोन कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो आगे बढ़ा दिया तो यहां पर आपको ये 2 फैक्ट भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ सकेगा, ये प्रमाणित हो चुका है कि एक बार ऐसा हुआ है। चलिए आगे बढ़े। अब आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूं। मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि देश में एक बार ऐसा हुआ कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष होगा। एक प्रधानमंत्री की हार्दिक इच्छा थी कि जो 5-5 साल में जो आम चुनाव होते हैं ना, ये हमें थोड़ा ठीक नहीं लगता है। बार बार चुनाव हो रहे हैं ना, थोड़ा सा ऐसा कर दो भाई, राज्यसभा में हम 5 साल कार्यकाल दे रहे हैं राज्यसभा के सांसदों को, तो लोकसभा के सांसदों को हम क्यों नाराज करें, इनको भी 6 साल ही दे दें। भाई राज्यसभा में हम 6 साल दे रहे हैं तो लोकसभा में भी 6 साल ही दे दो, आपको क्या इसमें दिक्कत हो रही है? 1 साल बढ़ा दो, दोनों को बराबर रखो। तो इस दौरान अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई भी सरकार प्रस्ताव लाती है, सरकार ऐसा कुछ भी चेंज करना चाहती है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना चाहती है, राष्ट्रपति का बढ़ाना चाहती है, तो संविधान में उस आर्टिकल में जाकर अमेंडमेंट करना पड़ेगा जिसमें लिखा हुआ है कि इसका कार्यकाल इतना। तो यह किया था 42nd अमेंडमेंट। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1975 वाला, इस 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष की बजाय कितना कर दिया था? 6 वर्ष। और ये एक प्रधानमंत्री की हार्दिक इच्छा थी, और वो हार्दिक इच्छा किस प्रधानमंत्री की थी? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी सरकार के समय 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके अंतर्गत लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष की बजाय 6 वर्ष कर दिया गया था कि परमानेंट हमेशा ही लोकसभा 6 साल के लिए आएगी। लेकिन उसके बाद में एक प्रधानमंत्री बने आगे चलकर, उन्होंने कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का ही होना चाहिए, क्योंकि राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल है और लोकल गवर्नमेंट का कार्यकाल 5 साल होता है, और जनता इसकी हैबिचुअल हो चुकी है कि 5 साल में चुनाव होगा।
और जनता को बार बार इस प्रकार इन चीजों से परेशान नहीं करना चाहिए। लोकसभा एक अलग है, राज्यसभा अलग है। आप कह रहे हो राज्यसभा के बराबर हम लोकसभा का कार्यकाल कर रहे हैं, तो राज्यसभा का कभी एक साथ चुनाव ही नहीं होता है और ना इसमें आम जनता भाग लेती। तो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई, और जिनको हम प्यार से कहते हैं एमडी। एमडी यानी कि मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सरकार के समय एक संविधान में संशोधन हुआ, वो था 44वां। 44वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो हुआ है 1978 में। कब हुआ है? 1978 में। ये जो संविधान संशोधन हुआ, इस समय इसमें करेक्शन किया गया। करेक्शन क्या किया गया? करेक्शन ये किया गया कि इसको खत्म किया गया और वापस ये कर दिया गया 5 साल कि भाई आप लोगों ने जो 6 साल किया है ना, वो हमें पसंद नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है जनता को भी पसंद नहीं है। नहीं, आपको पसंद नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? हमारी पसंद जनता की पसंद। तो ऐसा करके पब्लिक हित में ये सही है कि 5 साल में लोकसभा का चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये जो फेरबदल हुआ है इंदिरा गांधी के टाइम, मोरारजी देसाई के टाइम, 42वें संविधान संशोधन में जो गलतियां हुई थी उनको सुधारा गया 44वें संविधान संशोधन। 42वां संशोधन इंदिरा गांधी ने करवाया था, 44वां संशोधन मोरारजी देसाई सरकार ने करवाया। तो हम पढ़ रहे हैं लोकसभा का कार्यकाल। हम क्या पढ़ रहे हैं? लोकसभा का कार्यकाल। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब देश में आपातकाल लगता है तो कार्यकाल लोकसभा का बढ़ता है, न कि राज्यसभा का। ना राज्यसभा का कार्यकाल बढ़ेगा, ना राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ेगा, बाकी लोकसभा का कार्यकाल और राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल बढ़ेगा। केवल 2 का ही बढ़ता है। लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज का भी कार्यकाल नहीं बढ़ता है, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। राज्य सरकार हालांकि चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। चलिए, तो कार्यकाल की हमने बात कर ली है। कार्यकाल के बाद में आगे जो हम बात करेंगे वो है लोकसभा के भंग की। हालांकि भंग की बात हम थोड़ी सी कर चुके हैं, फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि लोकसभा जो भंग होती है, लोकसभा जो भंग होती है वो किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, अनुच्छेद किसके अंतर्गत? 85 के अंतर्गत प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग करता है। अनुच्छेद 85 में सत्र, सत्रावसान और भंग, यानी कि सेशन, डिजोल्यूशन एंड प्रोरोगेशन, सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिजोल्यूशन, ये जो 3 वर्ड है 85 में ही है। इसमें लोकसभा भंग भी होती है, संसद की सत्र भी है, संसद की सत्र का सत्रावसान यानी कि समाप्त करना भी है। तो जब किसी का कार्यकाल होता है तो कार्यकाल को समाप्त भी तो किया जा सकता है। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की शपथ। लोकसभा के सदस्य शपथ ऑब्लिक प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञा। देखो, जब हम शपथ की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम योग्यता की बात कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि योग्यता शपथ से पहले आती है। तो हम बात कर लेते हैं एक साथ में और बात ये करेंगे कि सदस्यों की
योग्यताएं कौन से सदस्यों की? लोकसभा की, क्योंकि हम यहां पर पढ़ रहे हैं लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 84 में है। संविधान के कौन से आर्टिकल में है? संविधान के आर्टिकल 84 में। 84 में क्या प्रावधान किए गए हैं? 84 में शपथ का भी है और 84 में सदस्य, दोनों चीजें 84 में आती है। अब देखो योग्यता, बात करते हैं हम योग्यता की। सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। जो लोकसभा का सदस्य बन रहे हैं, ही शेल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। नागरिकता एक पहचान होती है। नागरिकता दो प्रकार की होती है, जन्मजात वाली नागरिकता और बाद में ली गई नागरिकता। हाल ही में भारत सरकार ने 2021 में नागरिकता संशोधन, संविधान में एक संशोधन किया है नागरिकता से संबंधित। उसमें लिखा है कि भारत के पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता के स्पेशल प्रोविजन होंगे। अल्पसंख्यकों यानी कि पड़ोसी देश का मतलब है जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, यहां के जो अल्पसंख्यक है, हालांकि उसमें श्रीलंका का नाम नहीं है, यहां के अल्पसंख्यकों का मतलब है कि यहां हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ये वहां अल्पसंख्यक में है और उनको यहां भारत में अगर नागरिकता दी जाती है तो 5 साल के निवास के बाद भारत सरकार नागरिकता दे सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी में लाई गई है, उदारता। एक नागरिकता मिलती है निवास करने पर, एक नागरिकता मिलती है जन्म लेने पर। यदि आपके जन्म के समय आपके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक था तो आप स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। चलिए, भारत का नागरिक। दूसरी बात, लाभ के पद पर न हो। आपके पास किसी भी प्रकार का प्रॉफिट वाला पद नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई सरकारी पद नहीं होना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। और यहां लाभ का मतलब जैसे एक लोकसभा का सदस्य मंत्री होता है तो यह कोई लाभ का पद नहीं है। इसके अलावा कोई लाभ का पद, सरकारी पद उसके पास न हो। तीसरी बात, आप राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। राज्य विधानमंडल का मतलब है विधानसभा या विधान परिषद, सदस्य न हो। कोई भी सांसद अगर विधायक है तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यहां पर इसमें स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, कि अगर आप सांसद, लोकसभा का सदस्य के दौरान राज्य की विधानसभा के भी सदस्य हैं तो 14 दिन का समय आपको मिलेगा। 14 दिन में पद छोड़ें। मान लो कि जैसे कोई एमएलए है, विधानसभा का सदस्य, और वो एमएलए एमपी के चुनाव में खड़ा हुआ और वो चुनाव जीत जाता है। हाँ, तो पहले एमएलए विधानसभा का सदस्य और चुनाव लड़ा वो लोकसभा का आगे चलकर, और लोकसभा वाला चुनाव जीत जाता है, तो पीछे जो विधानसभा के पद पर वो था सदस्य के रूप में, तो उसको 14 दिन में वो छोड़ना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है
कि अगर वो 14 दिन में ये पद न छोड़े तो, अगर वो पद न छोड़े तो उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, पहले वाली सदस्यता बनी रहेगी। तो दोनों में से एक पद उसको खाली करना पड़ेगा 14 दिन के अंदर अंदर। ये होगी। उसके बाद में इसमें लिखा है न्यूनतम आयु। आपकी न्यूनतम आयु, कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष आपने पूरे कर लिए हो तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। 25 साल न्यूनतम है, अधिकतम नहीं। न्यूनतम जो आयु है 25 साल और अधिकतम आयु का उल्लेख संविधान में है नहीं। अब यहां पर अगर राज्यसभा हो, मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं कि संविधान में लिखा है कि राज्यसभा में ये आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष। चलिए, ये सदस्यों की योग्यताएं होगी जिसका उल्लेख अनुच्छेद 84 में किया हुआ है। आर्टिकल कौन से में है? 84। अब हम बात कर लेते हैं शपथ की। शपथ का उल्लेख भी संविधान के अनुच्छेद 84 में ही है, जिसमें लिखा है इनको शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। या तो शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, राष्ट्रपति नहीं तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति लोकसभा के सदस्यों को यानी कि सांसदों को शपथ दिलाएगा। इसी प्रकार से राज्यसभा में है राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अब यहां नियुक्त व्यक्ति कौन होता है? देखो, ये जो नियुक्त व्यक्ति है इसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। नियुक्त व्यक्ति को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर जो है, प्रोटेम स्पीकर, ये प्रोटेम का मतलब होता है अस्थायी। अस्थायी अध्यक्ष जो कुछ समय के लिए बनता है, उसके द्वारा इन सदस्यों को बारी बारी से शपथ दिलाई जाती है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन के लिए बनाया जाता है और इसका काम होता है सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। राष्ट्रपति 543 सदस्यों को एक साथ शपथ अगर दिलाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। राष्ट्रपति वृद्ध आदमी है, बड़े पदाधिकारी हैं और राष्ट्रपति का एक बड़ा सम्मान है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, एक सबसे बुजुर्ग और अनुभवी आदमी को आगे खड़ा करता है, इसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, और उसको राष्ट्रपति शपथ दिला देता है। फिर उसको कहता है कि अब आप दिलाओ इनको। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति और फिर प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, प्रैक्टिकली यही होता है। संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाएगा। तो संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में प्रोटेम स्पीकर बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को। यह परंपरा हमारे देश में वहां से स्टार्ट हुई। सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के सदस्यों को बारी बारी से एक एक करके शपथ दिलाई थी और आज भी हमारे देश में यही परंपरा है कि सभी सदस्यों में जो वृद्ध व्यक्ति है, जो अनुभवी व्यक्ति है राजनीति में, उसको 2 दिन के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए और वो सभी सदस्यों को शपथ दिलाए। सिंपल एकदम। ऐसा ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव के, आम चुनाव के बाद में होता है, वहां भी प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। अब शपथ कौन सी भाषा में लेगा ये एक सवाल है, और शपथ का प्रावधान किस अनुसूची, ये एक दूसरा सवाल है।
तो 2 सवाल मैंने आपको बताए। 2 सवाल मैंने क्या बताए हैं? एक सवाल तो मैंने आपको ये बताया, ये जो शपथ लेंगे ये कौन सी भाषा में लेंगे। और दूसरा सवाल मैंने ये बताया कि शपथ का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में। ये 2 सवाल है आपसे, इन दोनों को मैं क्लियर कर देता हूं। भाषा संविधान के अंदर जो है वही होगी। अपनी कोई भाषा का इस्तेमाल शपथ के दौरान कोई नहीं करेगा कि मैं मारवाड़ी बोलता हूं तो मैं शपथ मारवाड़ी में लूंगा, तो ये कोई प्रावधान संविधान में है नहीं। आपको भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार मिलेगी। संविधान की 8वीं अनुसूची, इस 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं लिखी है उन भाषाओं की संख्या है 22। उन 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा में आप शपथ ले लो, और इवन आप इंग्लिश में शपथ ले सकते हो। इंग्लिश 8वीं अनुसूची में नहीं है, उसके बावजूद आप इंग्लिश में शपथ ले सकते हो। और इंग्लिश में शपथ ले लो या हिंदी में शपथ ले लो, अगर आप इंग्लिश और हिंदी में शपथ नहीं लेते हो तो आपके पास ये ऑप्शन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर जो 22 भाषाएं हैं उसमें से कोई भी एक भाषा में शपथ ले लो। आप संस्कृत में ले सकते हो, आप पाली भाषा में ले सकते हो, आप मणिपुरी, कोंकणी, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, उड़िया, इन भाषाओं में आप शपथ ले सकते हो। अब दूसरी बात यह है कि कौन सी अनुसूची में शपथ के फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो यहां पर अनुसूची आती है तीसरी, और तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप है, फॉर्मेट ऑफ ऑथ एंड एफर्मेशन। यहां पर मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि शपथ और प्रतिज्ञान में अंतर क्या है, और इनका इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं। इंग्लिश में ओथ बोलते हैं, OATH, ओथ का मतलब शपथ, एफर्मेशन प्रतिज्ञान यानी कि एफर्मेशन। देखो, शपथ और प्रतिज्ञान में बड़ा अंतर यह है कि शपथ शब्द का इस्तेमाल वो करता है जो आस्तिक है, वेदों में और भगवान में विश्वास करता है, यानी कि ईश्वर को जो मानता है वो शपथ लेता है। जो ईश्वर को नहीं मानता है वो प्रतिज्ञान करता है। तो प्रतिज्ञान शब्द उन लोगों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो प्रतिज्ञान कर सकते हैं, और जो भगवान को मानते हैं वो ईश्वर का नाम लेकर शपथ लेंगे। तो ये बातें आपकी क्लियर होगी। चलिए, तो अब मैं आपको एक लास्ट बात और बताता हूं, और इस लेक्चर को मैं यहां विराम देता हूं। लास्ट बात मैं आपको यह बताऊंगा कि सदस्यों का अगर पद रिक्त हो तो वो कैसे होगा। सदस्यों का पद रिक्त, ये लास्ट बात है अपनी। उसके बाद में हम इस क्लास को विराम दे देंगे। आपको बस इतना ही बताऊंगा कि लोकसभा के जो सदस्य है उनका कौन सी परिस्थिति में पद खाली हो जाता है। क्या हुआ? लोकसभा में कौन सी परिस्थिति में पद खाली हो जाता है, तो यहां पर क्लियर कर देता हूं मैं आपको। अगर कोई सदस्य 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहे, अनुपस्थित बैठकों से, बिना किसी इंफॉर्मेशन के अगर कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, एक कारण। दूसरा,
अगर दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत वो दोषी पाया गया तो लोकसभा सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है अध्यक्ष के द्वारा। राष्ट्रपति भी सदस्यता समाप्त कर सकता है। अगर भारत निर्वाचन आयोग उनको अयोग्य घोषित कर दे कि ये गलत तरीके से चुनाव जीत कर आया है तो राष्ट्रपति भी इनकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। तो ये था आज की इस क्लास में हमने लोकसभा के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोकसभा अध्यक्ष को पढ़ेंगे, स्पीकर को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।